आज की क्लास में ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को ही आगे बढ़ाते हुए, जो पिछली क्लास में मैंने इस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिगार्डिंग आपको डिस्क्रिप्शन दिया था, उसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। अब मैंने जो सिंपल सी बात आपको समझाई थी वो ये है कि अगर आप ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को देख रहे हैं तो हमें यहाँ पे सिर्फ ट्रैकिया जो है और उसका आगे का जो आर्टिकुलेशन है उसी के ऊपर सिर्फ ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि हम डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन की पढ़ाई तो कर नहीं रहे, जो ईसोफेगस के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन या वो आगे जाके कहाँ लीड करता है वो हमें पढ़ना हो, ठीक है। तो ये जो यहाँ क्या है, ये ट्रैकिया है। अब ये जो ट्रैकिया यहाँ नजर आ रहा है, ये ट्रैकिया ओपन किसमें हुआ? ट्रैकिया जाके ओपन बोलने का मतलब है ये आगे जाके लीड करता है, ये यहाँ पे आपका लेफ्ट और राइट। लेकिन हाँ, इस डायग्राम में आप अभी जैसे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, आपको जो राइट साइड में दिख रहा है वो लेफ्ट है और जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है वो राइट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस पर्सन का फ्रंट व्यू दिखाया जा रहा है, ठीक है। और ये जो फ्रंट व्यू यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, तो जो ये साइड है पूरा का पूरा, ये लेफ्ट है और ये क्या है, राइट है। मतलब आपको जो फ्रंट में दिख रहा है एक्चुअली वो है नहीं, उसका उल्टा करके आपको इसको समझना है। तो जब ट्रैकिया आगे जाके लीड करेगा तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ये दो ब्रोंकाई में डिवाइड होगा। अब ये जो टू ब्रोंकाई है उसमें से अगर आपको एक बोलना हो तो हम उसको ब्रोंकस कहते हैं, अगर एक बोलना हो आपको तो, ठीक है। अब फिर एक स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे आगे जाके, ईच ब्रोंकाई, मतलब चाहे हम यहाँ पे लेफ्ट वाले की बात करें या राइट वाले की बात करें, ईच ब्रोंकाई अंडरगोस रिपीटेड डिवीजन। यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं कि ये स्टॉप हो गया, यहाँ भी डिवाइड हो रहा है, फिर आगे डिवाइड हो रहा है, फिर आगे डिवाइड हो रहा है। तो हम लोग इसको ना ब्रोंकियोल कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको? ब्रोंकियोल कहते हैं। अब जब ये ब्रोंकियोल हो गया तो अगर हम इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोलने का ये मतलब है कि एक तो ये ट्रैकिया रहा, ट्रैकिया तो जो सिंगल है बस इसी को हम ट्रैकिया बोलते हैं, ठीक है। तो एक आपके पास क्या है, यहाँ पे ट्रैकिया है। फिर ये फर्दर जाके क्लासिफाई होने का काम कर रहा है, सेकेंडरी, फिर टर्शरी, ठीक है। और फाइनली ये जाके टर्मिनेट कहाँ होता है, ये एल्वियोली में होता है, ये एल्वियोलाई में होता है। साथ में यहाँ पे क्या कनेक्टेड होगा, बोलने का ये मतलब है कि अगर एल्वियोलाई यहाँ पे सबसे एंड में आपको नजर आ रहा है, तो ये जो वेस्क्युलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ये बॉडी वॉल से ही कनेक्टेड होगा। ऑब्वियस है, कॉमन सेंस से सोचने वाली बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे ना एक इसके चारों तरफ, जो आपको यहाँ पे इस डायग्राम में तो नहीं दिख रहा, मैं आपको शो करती हूँ, इसके चारों तरफ ना एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको प्लूरा कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? प्लूरा कहते हैं। ये देखिए, बोलने का ये मतलब हुआ यहाँ पे कि अगर इसको बाहर से देखें, मैंने आपको पिछली क्लास में असाइनमेंट क्वेश्चन में भी दिया था कि ये जो रिब्स के बीच बीच में ये जो मसल्स हैं इसको क्या कहते हैं हम लोग। तो रिब्स के बीच बीच में आपको यहाँ जो मसल्स नजर आ रहे हैं इनको हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। इंटरकोस्टल क्या कहते हैं? हाँ, इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं, ठीक है। और पीछे से ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये चेस्ट वॉल है। क्या है ये? चेस्ट वॉल है। और दूसरी बात ये है कि सामने ये जो है ना, इसका नाम आपको लिखा नहीं है, आगे मैं आपको बताऊंगी, ये स्टर्नम है, नाम आपने जरूर सुना होगा। ये फ्रंट, एक बात ना अपना कॉमन सेंस लगाएंगे थोड़ा सा। कॉमन सेंस आपको ये लगाना है कि अगर ये भी रिब है और इस साइड भी रिब होगा, ये तो रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है जहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करी जा रही है। तो अगर ये भी रिब है, ये भी रिब है, मतलब जितना आपको इधर दिख रहा है उतना ही इस साइड भी है, तो पेयर में ऐसे करके प्रेजेंट है। तो क्या ये फ्लोटिंग होता है क्या हवा में? नहीं, ये फिक्स्ड होता है। तो फिक्स, ये जो फ्रंट में जो चेस्ट बोन भी इसको हम लोग कहते हैं, इसका नाम स्टर्नम है। क्या नाम है इसका? स्टर्नम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि जो लंग है उसको भी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है।
तो लंग्स जो यहाँ पे प्रोटेक्टेड होते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे आपको, हम लोग इसको जो मेम्ब्रेन है ना, इसको हम प्लूरा कहते हैं। मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? प्लूरा कहते हैं। समझेंगे बहुत ध्यान से। तो हम लोग वहां पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि प्लूरा इज डबल लेयर्ड। प्लूरा कैसा होगा? यहाँ पे डबल लेयर्ड होगा। जब ये डबल लेयर्ड है और ये उसके बीच का जो स्पेस है उसको हम प्लूरल कैविटी बोल देंगे। ये जो स्पेस आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, इट्स प्लूरल कैविटी। ये क्या हो गया आपका? यहाँ पे प्लूरल कैविटी हो गया। ठीक है, ये भी ठीक। तो ये जो प्लूरल कैविटी है, इसके अंदर फ्लूइड भरा होगा, हवा तो होगा नहीं भरा हुआ, ताकि अगर आप गिर गए, चोट लग गई, कुछ ऐसा हुआ तो शॉक को एब्जॉर्ब करने का ये काम करे। तो इसके बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ है, दैट इज प्लूरल फ्लूइड। सवाल ये उठता है कि प्लूरल फ्लूइड जब प्रेजेंट है तो कुछ काम होता होगा इसका। आप एक केस सोच के देखिए, अगर इसके अंदर लंग्स प्रेजेंट है और लंग्स अगर आपके जो रिब्स हैं, इंटरकोस्टल मसल्स हैं, इनके साथ घिसेगा तो क्या होगा? कोई कोई डिसऑर्डर ही होगा, और क्या, कोई डिजीज होगा। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे ये जो प्लूरल कैविटी है, विच कंटेन्स प्लूरल फ्लूइड, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। लंग जो आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर इसमें, यहाँ तो लंग आपको नहीं दिख रहा, यहाँ पे हल्का सा अंदर की तरफ आपको ये डिवाइड होता हुआ नजर आ रहा है, बट जो भी है लंग इसके अंदर है। तो लंग सरफेस को ये क्या करता है? फ्रिक्शन से बचाने का काम करता है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है, ये इतने पोर्शन को हमने यहाँ पे क्या किया, ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन करके एनालाइज करना स्टार्ट किया। ये जो पार्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये इंटरकोस्टल मसल है। फिर इसके बाद आपके पास क्या है? आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है। ठीक है। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन को पैराइटल मतलब होता है बाहर की तरफ या साइड में। ठीक है। या पेरी पे अगर कोई चीज प्रेजेंट होती है, आपको पता है कई जगह पे साइंस में ये वर्ड आता है पैराइटल। ठीक है। तो बाहर वाले को हम पैराइटल प्लूरा कहते हैं। और विसरा मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन, VISCERA। विसरा मतलब इंटरनल ऑर्गन होता है। तो इतना अगर आप याद रखेंगे तो आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस है यहाँ पे, ऑब्वियस है कि एक्सटर्नल जो यहाँ आपके पास मेम्ब्रेन है, दैट इज पैराइटल प्लूरा, और अंदर वाला क्या है? विसरल प्लूरा है। फिर इन दोनों के बीच में जो कैविटी प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज प्लूरल कैविटी। तो यहाँ कंक्लूजन क्या निकला कि आपके पास जो प्लूरल मेम्ब्रेन है, ये डबल लेयर्ड है। कैसा है ये? डबल लेयर्ड प्लूरा है। ठीक है। और इसके बीच में यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है। उस फ्लूइड का नाम, मतलब सब प्लूरा प्लूरल यही नाम देना है यहाँ पे, ये अच्छी बात है। थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे ऑटोमेटिकली सारी चीजें। और अगर आपको सेक्शन ए का क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो एमसीक्यू के फॉर्म में हो, चाहे वो एजर्शन रीजन के फॉर्म में हो, चाहे वो आपको सब्जेक्ट के फॉर्म में वन वर्ड आंसर है, किसी भी तरीके से पूछा जाए, अगर आपके पास ये सारा कॉन्सेप्ट है तो आप आंसर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर कोई आपसे पूछे कि लंग के डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन होता है, तो कॉमन सेंस है ना, अंदर वाला होगा, और कौन होगा? अगर ये अंदर वाला जो लेयर है, ये दिस वन, तो ये अंदर जो इस साइड आपको नजर आ रहा है, यही किसके कांटेक्ट में होगा? लंग के डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा। ठीक है। और यहाँ पे इसके कांटेक्ट में होने का मतलब ये है कि यहाँ पे कांटेक्ट में कौन होगा? एल्वियोलाई बैठा होगा। कौन बैठा होगा? एल्वियोलाई, जो बलून लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, वो बैठा होगा। अब एक और चीज है यहाँ पे समझने वाली, कि जो एल्वियोलाई आप सुन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हमने बोला ये एल्वियोलाई जो है, ये करता क्या है? एक्चुअली गैसेस एक्सचेंज का काम करता है। ठीक है। लेकिन जितना सिंपल साधारण आपको सुनने में लग रहा है, ये वैसा है नहीं। इसका जो गैसेस एक्सचेंज है, इसी का सारा रोल है, और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे फैक्टर्स प्लस बहुत सारा डिस्क्रिप्शन जो है वो हम लोग देखने वाले हैं अभी आगे जाकर। तो ये जो एल्वियोलाई है, इसको जब डिटेल स्ट्रक्चर के तौर पे आप देखना स्टार्ट करेंगे, ये रहा आपके पास। अब अगर एल्वियोलाई है
तो ऑब्वियस है कि ये ऐसे ही बिना किसी पर्पस के तो बैठा नहीं है, गैसेस एक्सचेंज का काम है। और गैसेस एक्सचेंज का जो वर्क है ये कोई छोटा वर्क तो नहीं है। अब गैसेस एक्सचेंज अगर करेगा तो किसके बीच में करेगा? तो गैसेस एक्सचेंज जब ये करेगा तो इसको करना कहाँ है? इसको लंग, और ये देखिए चारों तरफ यहाँ पे आर्टरीज वेन का ना जाल सा बिछा हुआ है, यही मुझे शो करना था। बहुत क्रिस्टल क्लियर है यहाँ पे, ये जो आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पे इतना सारा जो आपको नजर आ रहा है, तो जैसे ही गैसेस एक्सचेंज होगा और जैसे ही ऑक्सीजन जाएगा, ऑक्सीजन जाते के साथ इन सब के अंदर ना ब्लड फ्लो हो रहा है, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। एक दो कलर से इसलिए यहाँ पे आपको शो किया जा रहा है, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला है और एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला है। ये और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर कब होगा? जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है, तो इसके पास फैसिलिटी है कि ये क्या करेगा? गैसेस एक्सचेंज का काम करेगा। अगर गैसेस, जैसे आपने बोलते हुए सुना होगा कि जो स्मोकिंग का काम करते हैं या फिर कुछ, आपको ये नजर आ रहा है कि कितना डेलिकेट ये पार्ट है। और यहाँ पे ये जो सैक लेग स्ट्रक्चर है, तो जैसे आपके घरों में जो छन्ना इस्तेमाल होता है ना चाय को छन्ने के लिए, ठीक उसी तरीके से ये एल्वियोलाई यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, और ये जो एल्वियोलाई है इसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं। पोर्स बोलने का मतलब अभी आपको यहाँ नजर नहीं आ रहा, ये रिप्रेजेंटेटिव एक इमेज है यहाँ पे। तो ये जो पोर्स होते हैं ये एक्सचेंज में रिस्पॉन्सिबल होता है। तो होगा क्या कि जब कोई स्मोकिंग का काम करेगा तो ये सारा का सारा मेम्ब्रेन जो है और इसके जो पोर्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक होगा तो ऑब्वियस है, पता ही है आपको क्या होगा? जो रेस्पिरेशन का रेट है और बहुत सारे जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं सब एक साथ होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज जितना प्रतिशत होना चाहिए और जितना परसेंट होना चाहिए उतना हो नहीं पाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो हम अगर एक क्वेश्चन को देखें कि मेंशन द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो आंसर तो एल्वियोलाई ही है। अब साइट ऑफ हम ठीक है रेस्पिरेटरी सिस्टम में बोल देते हैं कि पल्मोनरी है, मतलब लंग के थ्रू होगा। लेकिन लंग में भी अगर कोई स्पेसिफाई करके आपको बोले कि लंग में भी आपको बताना है कौन सा पार्ट है, वो साइट है गैसेस एक्सचेंज का। तो गैसेस एक्सचेंज का यहाँ पे साइट कौन होता है? एल्वियोलाई होता है। क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा, आपको यही आंसर करना है। और लंग में इतनी सारी फैसिलिटी है, आपको पता है इतनी सारी तैयारी ये कर क्यों रहा है? इतनी सारी प्रिपरेशन इसलिए करी जा रही है ताकि जो लंग्स इसके अंदर बैठा हुआ है आप वहां पे एयर टाइट चैम्बर बना सके। मतलब अगर बाहर से एयर इन होता है तो उसका वॉल्यूम बढ़े, और अगर अंदर से वॉल्यूम को आउट किया जाता है तो उसका मतलब एयर को अगर आउट किया जाता है तो उसका वॉल्यूम क्या हो? कम हो। तो ये तो तब होगा ना, अभी केस मैं बताती हूँ। यहाँ से इंटरकोस्टल मसल्स गायब कर दीजिए, तब आपको क्या लगता है उतना प्रेशर क्रिएट होगा और उतना प्रेशर बन पाएगा कि ये क्या कर सके? ये यहाँ पे एयर टाइट चैम्बर भी नहीं होगा, और गैसेस एक्सचेंज जब होगा तो ये प्रॉपर वैसा उतना वर्क भी नहीं करेगा। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो यहाँ पे प्ले करता है वो हमारे पास आएगा ये जो डोम शेप डायफ्राम है, मतलब ऐसे गुंबद नुमा। ऐसे अगर आप करें इसको, वैसे गुंबद नुमा ये स्ट्रक्चर होता है। जैसे घर में जिस तवे पे रोटी बनती है ना, उसको उल्टा कर दीजिए तो वैसा शेप जो है वो इस डायफ्राम का होता है। इस डायफ्राम की खासियत क्या है? अगर ऊपर से एयर इन कीजिएगा अपना खुद का कॉमन सेंस लगाएंगे, इस डायफ्राम के ऊपर अगर कोई अपर साइड से प्रेशर डाले तो ये डायफ्राम जो है वो फ्लैटेंड हो जाएगा। ऊपर से इसको प्रेस कीजिएगा तो ऑब्वियस है फ्लैटेंड होगा। ठीक है, फिर वापस क्या होगा? जब यहाँ से गैस जो है वो आउट होगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जब यहाँ से रिलीज होके आउट होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड के यहाँ से रिलीज होके आउट होने के बाद क्या होगा? वापस ये अपने नॉर्मल शेप पे चले जाएगा। तो सारा गेम आपको यहाँ पे किसका देखने को मिलेगा? ये डायफ्राम जो है ये भी अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। कब कैसा शेप होगा, कब कैसा शेप ये ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है? तो फिर यहाँ पे सवाल ये उठता है और क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो जो इसका बेसिक स्टेप है
रेस्पिरेशन का, तो इसमें क्या है, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो बच्चों को बताया जाता है वो यही है, आप जो बचपन से जानते हैं, क्या जानते हैं आप? तो आप बचपन से यही जानते हैं कि अगर रेस्पिरेशन कहीं भी हो रहा है तो रेस्पिरेशन में क्या होगा, एटमॉस्फेरिक एयर जो है आपने उसको अंदर लिया है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो एल्वियोलर, यहाँ पे एल्वियोलाई जो है, तो एल्वियोलर सरफेस के थ्रू, अब समझिए काम क्या होगा यहाँ पे, ये जो एल्वियोलाई आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये साइमल्टेनियस वर्क करने के लिए जाना जाता है, मतलब इसके पास दोनों काम है। दोनों काम बोलने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन को लेगा भी और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज भी कर देगा। ऑक्सीजन को कंज्यूम भी करने का काम करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज भी करने का काम करेगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि ये एक्सचेंज सरफेस तो है ही है, तो ये आपका स्टेप 1 बनेगा। जब आपने इन किया है ऑक्सीजन को और आउट करना है किस चीज को, कार्बन डाइऑक्साइड को, तो ऑब्वियस है कि ये किसके थ्रू होगा, तो हम यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हैं कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अकर्स थ्रू द या अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन। ये डिफ्यूजन आप कहाँ कराइएगा, तो एल्वियोलर मेम्ब्रेन से क्रॉस कराइएगा, ठीक है। जब करा दिया, अब वो अगला पॉइंट भी आपको इसी से ही समझ आने वाला है, इसी डायग्राम से समझ आने वाला है, रखने की कोई बात नहीं, एक सीरीज है इसकी जो कि आप भी खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, जब एक्सचेंज कर दिया, तो एक्सचेंज किसने किया आपने, एक्सचेंज तो इसलिए किया ना कि आप इसको बोल रहे हैं कि ये लो ले जाओ ऑक्सीजन और सारे बॉडी पार्ट को दो। तो फिर हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। फिर यहाँ पे ब्लड क्या करेगा, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करेगा, ठीक है। फिर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, मतलब एक्सचेंज, और ये कैसे एक्सचेंज हो रहा है, किस प्रोसेस के थ्रू एक्सचेंज हो रहा है, तो डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज, ठीक है। तो फिर यहाँ पे बारी आएगी डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। मतलब जब ये ले जाके दिया, ये यहाँ की बात नहीं करी जा रही, ये बात वहाँ की करी जा रही है। सपोज कीजिए कि कोई पार्ट है जो ब्लड दौड़ता दौड़ता कहाँ लेके गया, किडनी के पास लेके गया, ठीक है। और यहाँ सपोज कीजिए नीचे वाले पार्ट में क्या है, यहाँ पे किडनी है। तो अगर ये इसको ले जाके दे रहा है, तो बोलने का मतलब है कि वहां पे भी तो एक्सचेंज होगा ना, ब्लड और टिश्यूज जो बॉडी का बैठा हुआ है वो भी बोलेगा लाओ भाई ठीक है, तुम लेके आए हो तो मुझे दे दो, और कार्बन डाइऑक्साइड जो उसको वापस दे देगा अपना मेटाबॉलिज्म करने के बाद, सेलुलर मेटाबॉलिज्म करने के बाद, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ पे जो सेल है वो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करेगा, ऑक्सीजन को लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो आपने देखा है, तो उसमें भी आपको ये बात समझ आती है कि वहाँ ऑक्सीजन का क्या रोल है, ठीक है। तो ये स्टेप्स हैं किसके, रेस्पिरेशन के। तो थोड़ा सा शुरू वाला जो मैंने आपको समझाया है वो, और प्लस ये थोड़ा सा बस कट टू कट नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हो किसी को तो पूछ लेंगे पहले, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। किसी को समझने में कोई दिक्कत? नो मैम। जो लंग्स के बाहर मेम्ब्रेन होता है या लंग्स के बाहर जो कवरिंग होती है, क्या कहते हैं उसको, लंग्स के बाहर जो कवरिंग होती है क्या कहते हैं उसको, प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। प्लूरल। प्लूरल मेम्ब्रेन के, हाँ, प्लूरल मेम्ब्रेन के कितने लेयर होते हैं, 2 लेयर्स होते हैं। बाहर वाले एंड को टू। क्या कहते हैं, पैराइटल प्लूरा, अंदर वाले को क्या कहते हैं, विसरल प्लूरा, ठीक है। इन दोनों के बीच के गैप को क्या कहते हैं, प्लूरल कैविटी। इसमें क्या प्लूरल भरा फ्लूइड। हुआ है, हाँ, प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। तो यही छोटी छोटी चीजें हैं, तो इसको कट टू कट लिखेंगे जितने से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो जहाँ तक आपने किया है उसके आगे कंटिन्यूएशन कीजिए।
bronchi undergoes repeated divisions which leads to secondary and tertiary bronchioles, bronchi and bronchioles फिर ये ब्रोंकियोल किस में टर्मिनेट होगा? ये एल्वियोलाई में टर्मिनेट मतलब वहां पे जाके एक एंड कर देगा। एंड बोलने का मतलब ठीक है, इसके साथ जो ब्लड की कैपिलरीज है वो कनेक्टेड तो होती हैं, बट लंग का यहाँ पे अंत हो जाता है, एंड हो जाता है। ठीक है, तो आगे लिखते इसमें फाइनली bronchioles are terminated into alveoli। ये एल्वियोली में टर्मिनेट हो जाएगा। अगर एक होगा तो एल्वियोलस बोलेंगे, अगर प्लूरल होगा तो एल्वियोली बोलेंगे, एल्वियोलाई बोलेंगे। ठीक है, और ये है क्या? एल्वियोलाई आर द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। चलिए नेक्स्ट लिखिए यहाँ पे। इसका क्या मतलब हुआ? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकला कि अगर कोई आपसे पूछता है कि लंग्स का क्या मतलब समझते हैं, ठीक है, तो बोलने का यहाँ पे ये मतलब हुआ कि द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई bronchioles and alveoli comprise the lungs। ये लंग्स का मतलब होगी। चलिए अब इसके कवरिंग के बारे में बात करते हैं, प्लूरा के बारे में। आगे चलो, मैं ये पेज हो गया। Yes, ma'am. lungs are present, या कवर लिख दीजिए सबसे अच्छा। lungs are covered by double membranous या double layered
डबल लेयर्ड प्लूरा, PLEURA। अब जो भी होगा इसी वर्ड के ऊपर होगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि प्लूरा का जो लेयर है वो 2 है, ठीक है। चलिए आउटर प्लूरा का नाम बताएंगे, क्या हो जाएगा? पैराइटल प्लूरा, इनर प्लूरा, Visceral. वैसे हाँ। विसरा मतलब इंटरनल ऑर्गन होता ही है, ठीक है, जिसमें कुछ रटने वाली बात ही नहीं है। तो इनर प्लूरा या प्लूरल मेम्ब्रेन भी लिख सकते हैं, हो जाएगा विसरल प्लूरा। देखिए VISPERA, विसरा मतलब इंटरनल ऑर्गन, तो ये बन गया विसरल प्लूरा, ठीक है। एक हो गया आउटर प्लूरा और एक क्या हो गया, इनर प्लूरा हो गया। फिर एक और आपने सीखा था न्यूरल कैविटी, ये क्या हो जाएगा पता ही आपको, द स्पेस बिटवीन द स्पेस between the outer and inner pleural membrane। मेम्ब्रेन, इसको क्या बोलेंगे हम, प्लूरल कैविटी बोलेंगे। फिर प्लूरल फ्लूइड क्या हो जाएगा, द फ्लूइड विच इज फिल्ड इन प्लूरल कैविटी, प्लूरल फ्लूइड, ये हो जाएगा द फ्लूइड विच इज filled inside the pleural cavity। ठीक है, ये हो गया आपका। अच्छा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ दीज प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल कैविटी, तो आप वहां पे बोलेंगे कि प्लूरल फ्लूइड रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस, ठीक है। नेक्स्ट पेज में ले रही हूँ, काफी सफिशिएंट है इतना, इसलिए चलिए। मैम थोड़ा सा पिछले वाला प्लीज दिखाएं। हाँ, ये लिख लीजिए। डन मैम। चलिए, ठीक है। अब एक चीज मैं ये बता दूं आपको, या तो आप इसको समझे या वार्निंग समझे, जो भी समझे। अब आपको जो ये लाइंस दिख रही है ना, ईच लाइन इज अ क्वेश्चन। आपसे पूछा जा सकता है कि मेंशन द लेयर विच कवर्स द लंग प्लूरा, व्हाट इज द नेम ऑफ आउटर प्लूरा, पेराइट पेरीफेरी से ना पेराइटल याद रखिए, पेराइटल प्लूरा आपके बुक में नहीं है, बट ठीक है, आसान है, और पूछ लिया तो आप बता सकते हैं, ठीक है। इनर प्लूरा, visceral pleura, because the meaning of viscera means internal organ। What do you understand by pleural cavity? The space between the outer and inner pleural membrane। What is the positioning of pleural fluid? अब कहीं बच्चा सोचे ये लिवर में होगा, किडनी में होगा, अभी तो ठीक है, पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है आपको, लेकिन कंफ्यूजन तब स्टार्ट होती है जब बच्चे ने 11th-12th के पूरे 38 चैप्टर्स कर रखे हैं और अचानक से उनसे इंस्टेंटली पूछ लीजिए कि व्हाट इज द पोजिशनिंग ऑफ प्लूरल फ्लूइड। उस टाइम बच्चा सोचने पे मजबूर हो जाता है। रीजन ये है कि प्लूरा एक ऐसा वर्ड है जो, अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो सुन के इंस्टेंटली तो किसी बच्चे को ऐसा लगता नहीं कि प्लूरा से उनको लंग याद आ जाए, ठीक है। तो ये भी रीजन है, तो इसको थोड़ा ध्यान से दिमाग में रखना है। अभी तो खैर आ ही रहा है समझ में, अभी की बात मैं नहीं कर रही हूँ।
और अगर आपके एग्जाम में एक्सप्लेनेशन आता है तो एक्सप्लेनेशन में कभी भी पैसेज नहीं बनाते हैं। मतलब जैसे हिस्ट्री में आप लिखते हैं ना, किसी एक वॉर के बारे में लिखते हैं या फिर पर्टिकुलर किंग के बारे में आप एक्सप्लेन करते हैं, वैसे नहीं लिखते, इसको ऐसे कट टू कट पॉइंट लिखते हैं शॉर्टकट में। मैक्सिमम पॉइंट्स इन मिनिमम एफर्ट्स, हमेशा याद रखिएगा मेरी ये लाइन। आपको लिखना ज़्यादा नहीं है, लिखना कम है, आपको पॉइंट्स ज़्यादा देने हैं और वो सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, बस इतनी सी बात है। चलिए आगे बढ़ती हूँ मैं, क्योंकि एक एक वर्ड जो है वो क्वेश्चन है। अगर कोई आपसे पूछ ले कल को जाके सिग्निफिकेंस ऑफ प्लूरल फ्लूइड, तो आंसर में याद रखना है इट reduces friction on the lung surface। अब एक कॉमन सी बात है, जब पैराइटल प्लूरा है, ठीक है, पैराइटल प्लूरा क्या बोलने का मतलब है? आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन मतलब बाहर वाला जो मेम्ब्रेन है, इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट with the thoracic lining। thoracic lining का मतलब समझे, क्या मतलब हुआ? आपके पास ना आपकी बॉडी में दो ही कैविटी है, एक थोरेसिक कैविटी है, एक एब्डोमिनल कैविटी है। पता है कैसे डिवाइड करते हैं ये? ऐसे करते हैं, देखो। अभी जब मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रही थी तो हाँ ये रहा, ये डायफ्राम नजर आया था, याद है? अभी अभी मैंने आपको समझाया कि ये जो डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? डायफ्राम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो डायफ्राम आपके पास यहाँ अवेलेबल है, तो इस डायफ्राम के ऊपर का जो सारा का सारा पार्ट है, ठीक है, उसको हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं, और जो लोअर सारा का सारा पार्ट है उसको हम एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। ठीक है, तो इससे आप याद रखिएगा। तो बोलने का ये मतलब हुआ यहाँ पे कि अगर आपको कोई थोरेसिक वॉल बोल रहा है तो ये बाहर वाला जो वॉल है ना, इसके लिए थोरेसिक वॉल आपको बोला जा रहा है, मतलब बॉडी वॉल बाहर वाले साइड में। तो फिर हम जैसे अभी भी क्या बोला मैंने, अब ऑब्वियस कॉमन सेंस लगाइए, जब पेराइटल प्लूरा है तो बाहर के साइड है, तो हम लिख देंगे कि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है किसके साथ? थोरेसिक वॉल के साथ। दूसरी तरफ अगर हम लोग इनर प्लूरल मेम्ब्रेन मतलब विसिरल प्लूरा की बात करें, तो ये लंग सरफेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में। इसमें कोई दिक्कत क्या समझने में? क्लियर है? यस मैम। आउटर थोरेसिक कैविटी के टच में कौन सा प्लूरा होगा? आउटर मैम पैराइटल। ठीक है, वेरी गुड। और जो इनर है लंग, मतलब इनर बोलने की क्या जरूरत है, लंग्स के कांटेक्ट में कौन होगा? विसरल। ठीक है, वेरी गुड। यही चीज मैं बोल रही हूँ, ये अंदर वाला जो विसरल प्लूरा है ना, ये डायरेक्ट। और एक चीज और है, एक बात मैं ये भी बता दूं आपको, अगर इसको ना मतलब ऐसे ट्रेडिशनल व्हाइट बोर्ड पे समझाने की कितनी भी कोशिश करी जाए, आपको समझ नहीं आएगा। जब तक ये कलरफुल इमेजेस आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे, ये सारे टॉपिक्स को समझना थोड़ा क्या बहुत टफ हो जाता है। आपको खुद भी फील हो रहा होगा कि नहीं भाई हमने देखा है, तो देख के हमें बहुत सारी चीजें जो है वो इजीली समझ आ रही है ना। तो ये भी है कि इसमें इसका भी बेनिफिट है कि डायग्राम्स जो है यहाँ पे बहुत हेल्प भी कर रहे हैं, प्लस इम्पोर्टेंट भी है, जिसके बिना आपको क्लियर हो भी नहीं सकता। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बार बार एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम इसको समझा दीजिए, पोजिशनिंग समझ नहीं आ रही, कहाँ होगा, कैसे होगा, तो वो यहाँ पे अब क्लियर है आपको। ठीक है, तो इसका उल्टा कर लीजिए, पेराइटल लिखा है हमने तो मिसरल लिख लेते हैं।
visceral pleura. मतलब inner pleural membrane is in close contact. पूरा स्टेटमेंट सेम है, ठीक है। विद द क्या हो जाएगा, लंग्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंग्स हो जाएगा, या विद द लंग सरफेस हो जाएगा। बस हो गया, ये कितना आसान है। चलिए ये हो गया, क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल आपको यहाँ पे इजीली समझ आ गया। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ये तो खैर पिछली क्लास में मैंने आपको लिख रखा है ऑलरेडी, आप जानते हैं कि ये लंग्स जो है इसकी पोजीशनिंग कहाँ है, कहाँ प्रेजेंट होता है, थोरैसिक चैम्बर में या एब्डोमिनल चैम्बर में, कहाँ होगा ये, थोरैसिक में होगा या एब्डोमिनल में होगा? मेरी आवाज जा रही है? मैम थोरैसिक। हाँ ठीक है, थोरैसिक में होगा, किधर होगा, थोरैसिक में होगा। चलिए तो थोरैसिक। ना अब ये पूरा जो लंग है ना, पिछली क्लास में मैंने आपको एक, हाँ ये वर्टिब्रल कॉलम ये शो करा था, ठीक है। और ये मैं क्यों शो कर रही हूँ उसका रीजन भी मैं बता देती हूँ आपको। अभी अभी हम लोग अब इसके आगे अगर लंग्स है, ये जो मैंने ऐसे घेर के यहाँ पे बना रखा है आपको समझाने के लिए, तो हम बोल सकते हैं कि द थोरैसिक चैम्बर इज फॉर्म्ड डॉर्सली बाय वर्टिब्रल कॉलम। कोई दिक्कत है? डॉर्सल मतलब पीछे होता है। तो अगर कोई आपको स्टेटमेंट दे कि थोरैसिक चैम्बर इज फॉर्म्ड डॉर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम, एनी डाउट? क्लियर है? ठीक है। यस अब मैम। इस लंग के आगे क्या होगा? अभी अभी मैंने आपको ना बोला था कि ये जो रिब्स हैं ये फ्लोटिंग नहीं होते, इनके आगे की तरफ ना एक बोन होता है, दिस वन। तो हम बोलेंगे कि इस चैम्बर में आगे की तरफ क्या है, स्टर्नम है, वेंट्रली बाई स्टर्नम। कोई दिक्कत क्या? डॉर्सल वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रल स्टर्नम, लेटरल मतलब साइड में होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेटरली बाई रिब्स, laterally by ribs, and on the inner side क्या लिखेंगे? What is this? inner side पे क्या लिखेंगे? inner side पे डायफ्राम। अब मैं पूछ रही हूँ, आप आंसर करेंगे। बैक साइड में क्या होगा, लंग के बैक साइड में क्या होगा? चेस्ट वॉल। नहीं, लंग के पीछे पीछे बैक साइड में। मैम चेस्ट वॉल होगा ना। देखिए ये नहीं, ये तो आगे का है ना, नहीं समझे? बैक मतलब मैं यही पूछ रही हूँ ना, ये रहा। अगर ये लंग है, आप अपने पीठ वाले साइड क्या देखते हैं, कौन सा पार्ट है पीठ वाले साइड आपके? स्पाइनल कॉर्ड। वर्टिब्रल कॉलम है ना? यस मैम। तो मैं अगर पूछूं आपसे कि लंग के डॉर्सल साइड में क्या है, बैक साइड में क्या है, तो क्या बोलेंगे? वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब अगर मैं पूछूं कि इसके वेंट्रल फ्रंट साइड में क्या है, तब क्या बोलेंगे? इसके स्टर्नम। फ्रंट में, ठीक है, वेरी गुड। लोअर साइड में क्या है? फ्रॉम। डायफ्राम, ठीक है, वेरी गुड। दोनों साइड साइड में क्या है, चाहे हम इस साइड की बात करें चाहे इस साइड की बात करें, क्या है? लेटरल बोलते हैं इन इसको, रिब्स है। क्या है? रिब्स है। तो जैसे कैसे आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पूरा आप अपने जगह का निकालते हैं कि वही हमारे नॉर्थ में ये है, साउथ में ये है, ईस्ट में ये है, वेस्ट में ये है, हमने यहाँ पे लंग जो है उसका एग्जैक्ट पोजीशन निकाला है और ये बोला है अपर साइड में, तो ट्रैकिया से खुद ही ओपन हो रहा है ना, तो अपर तो खत्म ही कर दीजिए, यहाँ पे अपर तो होगा नहीं। लोअर डायफ्राम, फ्रंट मतलब वेंट्रल स्टर्नम, बैक वर्टिब्रल कॉलम, लेटरल मतलब साइड में
रिब्स, यही तो बोल रही हूँ मैं। अब आया समझ में? क्लियर है? सारे बच्चों को क्लियर है? यस मैम। डाउट कीजिए। इसके आगे बढ़ रही हूँ, ये तो वही कराया था मैंने आपको। मतलब ये है, थोड़ा सा आपने पिछली क्लास में समझा था कि किस लेवल पे जाके वो डिवाइड करा। अभी हम एग्जैक्ट पोजिशनिंग ऑफ लंग्स देख रहे हैं। चलिए, पोजिशनिंग ऑफ लंग्स बोलने का मतलब ऐसे ही कर लीजिए, सबसे आसान लेक्चर देने की। thoracic cavity में, not in abdominal cavity. What is the meaning of thoracic cavity? तो लिख दीजिए, the upper cavity of the diaphragm. डायफ्राम का ये अपर कैविटी है। अच्छा चलिए, अब आप तो सीख चुके हैं, याद भी हो चुका है आपको। डॉर्सल क्या लिखूं मैं? फिर से बोलिए, डॉर्सल क्या लिखूं? चलिए मैंने लिख दिया, वर्टिब्रल कॉलम। vertebral column, ठीक है, फिर बारी आती है वेंट्रल की, स्टर्नम। फिर बारी आती है लेटरल की, रिब्स। क्या यहाँ पे रिब्स हैं। फिर बारी आती है लोअर, लोअर साइड। diaphragm, हाँ, चलिए, मतलब आप स्टेटमेंट बनाने से बच गए। आपको लिखिएगा कि वर्टिब्रल कॉलम आर प्रेजेंट इन द डोर्सल और बैक साइड ऑफ लंग्स, sternum which is known as chest bone is present in the front part या फ्रंट साइड ऑफ द thoracic cavity and lungs। उतना इतना लिख दीजिए, सवाल ही नहीं कि कोई नंबर काट ले, ठीक है। तो ऐसे आपको ये जो पूरा एनाटॉमिकल सेटअप है ये देखा आपने कि कैसे थोरेक्स में आपका जो लंग है वो बैठा हुआ है, ठीक है। और तो ये सब पता है, ये तैयारी किस चीज की है जो मैंने आपको इतना अभी फटाफट नोट करा दिया। ये जो आपने पोजिशनिंग ऑफ लंग अभी अभी लिखा है, तो ये इतनी मेहनत मशक्कत कर क्यों रहे हैं सबके सब मिलकर? हमें इतनी चीजें लंग की चारों तरफ बनाने की जरूरत क्या थी? मतलब हमने पूरा ही एक केज और एक पिंजरे की तरह हमने पैक ही कर दिया लंग्स को, है ना। इसलिए हम इतनी मेहनत मशक्कत और इतनी तैयारी कर रहे हैं ताकि उसको एयर टाइट बनाया जा सके। ऐसा बनाया जा सके, एयर टाइट बनाया जा सके, ठीक है। तो ये भी क्लियर है आपको, इसमें से हर एक चीज मैंने याद करा दी आज की क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, आगे आइए, शॉर्ट में लिख लीजिए, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। Breathing involves intake of ऑक्सीजन। कहाँ से लीजिएगा? एटमॉस्फेयर से ना, लिख दीजिए atmosphere, एटमॉस्फेरिक एयर। और कहाँ से लेंगे? और तो कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। मतलब ये हुआ बोलने का कि हम यहाँ पे एटमॉस्फेरिक एयर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
alveolar air। हो गया ये। चलिए दूसरा, नेक्स्ट क्या होगा फिर? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। इतनी मेहनत कर क्यों रहा है बेचारा, डिफ्यूजन करने की कर रहा है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, किस किस गैस को डिफ्यूज करा रहे हैं? नाइट्रोजन तो है नहीं यहाँ पे, ऑक्सीजन। सल्फर डाइऑक्साइड तो है नहीं यहाँ पे, कौन सा है यहाँ पे? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बचा है यहाँ पे, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ कर रहा है ये? अल्विलाई के मेम्ब्रेन के पास, मेम्ब्रेन। आगे देखिए, थर्ड क्वेश्चन यहाँ, मतलब थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिए। फिर क्या होगा? ये तो ठीक ट्रांसपोर्टेशन। है, आपने दे दिया, फिर आप किसको एक्सचेंज करके इसको देना है? ब्लड को देना है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, ब्लड लेके अब जा रहा है ट्रांसपोर्ट करने, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। हो गया ये। फिर यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा, फिर वापस अब हमें ब्लड लिया तो किसको देगा? ये टिश्यूज को देगा। फिर यहाँ पे वापस हो जाएगा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, लिख लीजिए, समझ जाएंगे आप, है ना, O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज। चलिए, और होता ये है कि जब भी आप कहीं पे कोई रेस्पिरेशन का प्रोसेस देखते हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस अगर कहीं पे होता है तो वहाँ पे ना ऑटोमेटिकली एक हिडन पॉइंट अपने आप आता है। वहाँ पे आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन सेंस है कि अगर आप कहीं पे एरोबिक रेस्पिरेशन करा रहे हैं या कोई अगर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन कर रहा है, तो यूटिलाइजेशन का उसका पर्पस ये है कि वो अपना मेटाबॉलिज्म करे। तो जब वो मेटाबॉलिज्म करेगा तो मेटाबॉलिज्म के बाद जो गैस रिलीज होगी दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो वही है यहाँ पे यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन by the cells for metabolic reactions and we have to close it. And रिलीज क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए कर लीजिए, हो गया। यही होना और कुछ होना नहीं। हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत? नो मैम। चलिए लिख लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका, हम लोग मैकेनिज्म से चलेंगे। नोटेड। चलिए, एक देखिए डायग्राम है आप ही के बुक का, उससे मैं समझा रही हूँ आपको। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों के दोनों।
वन बाई वन करके ही डायग्राम लेना चाहिए। दोनों को एक साथ कंपेयर करेंगे हम लोग। कंपेयर बोलने का मतलब ये है कि आपको इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों को एक साथ समझना है। एक ये रहा, इस डायग्राम का यूज हम लोग को क्वेश्चन चाहिए। ये है और एक और है। आप लेफ्ट राइट करके आंसर देंगे जो भी क्वेश्चन पूछूंगी, क्योंकि मैंने एक लेफ्ट में लगाया है, एक राइट में लगाया। आपका भी लेफ्ट राइट यही होगा। सबसे पहला मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि इंस्पिरेशन लेफ्ट में आपको दिख रहा है या राइट में दिख रहा है? इंस्पिरेशन कहाँ दिख रहा है? कैसे आपको पता चला कि ये इंस्पिरेशन है? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपको पता कैसे चला कि ये इंस्पिरेशन है, तो क्या आंसर है इसका? इनटेक ऑफ एयर। ब्रीथ इन हो रहा है इसलिए। ठीक है, बढ़िया। देखिए एक और स्पेशलिटी है इसमें। स्पेशलिटी क्या है सोचिए, मैं बताती हूँ आपको। मैम अब रिब हाँ, अपलिफ्ट होता है। हाँ ठीक है, बढ़िया। अगर मैं ऐसे ना मोटे तौर पे बिल्कुल, मतलब अगर मैं 0 लेवल की बात करूं, आपको कुछ हो ना हो, लेकिन एक बात जरूर यहाँ पे नजर आ रही होगी कि इस लेफ्ट साइड में वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स जो है वो इंक्रीज हुआ है। यस अगर हम यहाँ पे राइट साइड में देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स क्या हुआ? डिक्रीज हुआ, मतलब कम हुआ है। यहाँ पे एयर इन कर रहा है, मतलब यहाँ ऑक्सीजन का इंटेक दिख रहा है आपको, और यहाँ जो एयर एक्सपेल्ड आउट हो रहा है, ये आपको यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, अब उसमें एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि जैसे ही आप एयर को फिल करेंगे, एयर को फिल करना बोलने का मतलब है ऑक्सीजन यहाँ पे फिल किया जाएगा। तो कॉमन सेंस है कि रिब्स और स्टर्नम, आपको स्टर्नम पता चला ना सबको? मैं स्टर्नम बोल रही हूँ, समझ आ रहा है सबको? हाँ मैम। तो यहाँ पे स्टर्नम बोलने का मतलब है जो चेस्ट बोन जो फ्रंट वाला था उसकी बात करी जा रही है। तो रिब्स और स्टर्नम जो है वो यहाँ पे राइज करेगा। केज जो है ये तो खैर है ही, कटा हुआ रिब्स आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आप ऊपर से प्रेशर डाल रहे हैं, तो चाहे तो आप बोल सकते हैं डायफ्राम फ्लैटेंड, या आप बोल सकते हैं डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड। और फाइनल कंक्लूजन क्या निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स इंक्रीज, वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स इंक्रीज। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे इसका वॉल्यूम जो है बढ़ा दिया। तो जब इसका वॉल्यूम यहाँ पे आपने बढ़ा दिया है और अंदर की तरफ जब एयर गया है यहाँ पे, तो अब इसका उल्टा केस यहाँ पे देखते हैं। जब एयर एक्सपेल्ड आउट होगा, एयर जब एक्सपेल्ड आउट होगा यहाँ से, इसका ठीक उल्टा कर देना है, यही बोलती हूँ मैं बच्चों को। यहाँ पे राइज हुआ था रिब्स और स्टर्नम, यहाँ पे ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लौट आएगा। यहाँ डायफ्राम फ्लैटेंड या कॉन्ट्रैक्टेड हुआ था, यहाँ वापस ये आर्क्ड हो जाएगा, मतलब जैसे ये यू शेप्ड या सी शेप्ड एक स्ट्रक्चर बना के था ना, आर्क बना के था, वैसे ही हो जाएगा। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स क्या होगा? डिक्रीज होगा।
यहाँ पे जो एयर है वो लंग से बाहर जा रहा है, ठीक है। तो ठीक इसी तरीके से बच्चों को मैं कहती हूँ कि अगर आपसे कभी इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों एग्जाम में एक्सप्लेन करने को दिया जाए तो हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप इंस्पिरेशन लिखते हैं और एक्सपिरेशन लिखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कोशिश करेंगे कि हमेशा आप क्या करें, इसको टेबल बना के करें। टेबल बनाने का बहुत सारा फ़ायदा और बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जो कि पता ही है आपको। नेक्स्ट पेज ले रही हूँ मैं कि डायग्राम वैसे भी अवेलेबल है आपके पास, इसमें कुछ नया तो है नहीं, ठीक है। इस डायग्राम के बेसिस पे अब देखिए हम लोग यहाँ पे इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कैसे लिखेंगे। पहले मैं इंस्पिरेशन लिख देती हूँ, उसी को कॉपी करके हम लोग एक्सपिरेशन बना देंगे, जिससे याद भी होगा आपको कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं इंस्पिरेशन। पहला, एयर क्या होगा, लंग में जाएगा या लंग से बाहर जाएगा? क्या होगा यहाँ पे? Intake of air. एयर एंटरिंग लंग्स, खत्म, बस। फिर क्या होगा, किसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ, Diaphragms are contracted. हाँ, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज। Increases. फिर क्या होगा, रिब्स एंड स्टर्नम राइज करेगा, रेज। फिर क्या होगा, डायफ्राम contracted, तो ये सब फेनोमेना किसकी वजह से हो रहा है, इंस्पिरेशन की वजह से हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एयर जो एंटर कर रहा है, बताइए आपको, ऑक्सीजन। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो उल्टा करने वाले हैं एक्सपिरेशन में। ये तो आपने खुद ही आंसर किया है, डायग्राम में भी आपने समझा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं किसी को चाहिए। इसके इस साइड हम एक्सपिरेशन कर देते हैं। यहाँ क्या करते हैं, एक्सपिरेशन। यहाँ क्या कर दें, आउट होगा, यहाँ क्या होगा, आउट होगा, ठीक है। एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम लंग्स, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीज था ना, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे रेज्ड था, रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। यहाँ पे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड था, रिलैक्स कर देंगे उसको, उल्टा क्या होता है, रिलैक्स।
रिलैक्स हो गए and upward. तो ये इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का क्या है आपके पास डिफरेंस, बस छोटा सा डिफरेंस है, आगे बहुत सारी चीजें और भी बाकी होगी, ठीक है। इसमें कोई डाउट किसी को? ये कुछ नहीं किया मैंने, डायग्राम है, बस कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखिए आगे जो आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना है, अब मैं ये सब नहीं लिख रही। ब्रीदिंग इन्वॉल्व टू स्टेजेस, फर्स्ट इज इंस्पिरेशन एंड सेकंड इज एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनटेक ऑफ ऑक्सीजन while expiration is responsible for रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब मैं नहीं नोट कर रही, ठीक है। अब जो मेन रोल यहाँ पे है वो किसका है कि जब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के केस में हम लोग इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर वगैरह के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं, तब जो सिनेरियो है वो कैसे चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। मैं नेक्स्ट पेज ले रही हूँ। आगे चले हम लोग। चलिए नेक्स्ट पेज में ले Yes, रही हूँ। ma'am. फिर यहाँ पे ना इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख रहे हैं। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ मेरा बोलने का पर्पज क्या है। पहले हमें यहाँ पे इंस्पिरेशन लिख लेते हैं। जो तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो इंस्पिरेशन है कब हो। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट, मैं इसको समझा रही हूँ आपको, इसको समझने में बच्चों को दिक्कत आती है। तो सबसे पहली चीज है यहाँ पे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। कोई आपसे पूछे कि इसका क्या मतलब है, नीचे में ब्रेन ब्रैकेट डाल देती हूँ। इसके बोलने का मतलब है प्रेशर विद इन द लंग्स। हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? लंग के अंदर का जो प्रेशर है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रेशर विद इन द लंग्स। इंट्रा मतलब अंदर होता है, इंटर नहीं लिखा है मैंने इंट्रा लिखा है यहाँ पे मैंने, ठीक है। मैंने ये लिख दिया एक। तो यहाँ पे जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है, अब यहाँ पे ना एक बीच में पता नहीं कैसे जाएगा, एक लेस का सिंबल देंगे हम लोग। देखते हैं कि सिंबल है या नहीं। इतना लेक्चर बनाने का क्या फायदा जब एक रिप्रेजेंटेशन से हो सकता है। देखिए इज लेस देन, अगर ऐसे करते हैं छोटा सा दिख रहा है, चलिए ठीक है, इससे कम होगा ये द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिजिक्स में जब आप किसी चीज का मूवमेंट पढ़ते हैं, चाहे आप इलेक्ट्रॉन्स का पढ़ें, चाहे आप प्रेशर ग्रेडियंट पढ़ें, चाहे आप टेम्परेचर ग्रेडियंट पढ़ें, तो उसमें आपने कौन सी चीज नोटिस करी है? चीजों का मूवमेंट कैसे होता है, फ्रॉम लोअर टू हायर होता है या हायर टू लोअर होता है? Ma'am, lower to high. नहीं, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना है तो कैसे होगा? मैम हायर टू लोअर। Ma'am, higher to हमेशा lower. हायर टू लोअर होता है। कैसे होता है?
हायर टू लोअर होता है। तो कोई आपसे पूछे कि मुझे ये बताओ इंस्पिरेशन कब होगा, मैं लेक्चर लिख सकती थी बट मैंने कोई लेक्चर नहीं लिखा है। सबसे साधारण और आसान तरीका है बच्चे के समझने का। आपको सिर्फ इतनी ही बात याद रखनी है कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लंग के अंदर का प्रेशर कम होगा तो बाहर से जो एयर है वो अंदर की तरफ भागेगा, यस और नो? समझे क्या बोला मैंने? मेरी बात समझ आ रही है? जब Yes, ma'am. एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर मतलब खुद के लंग्स के अंदर का प्रेशर जब कम होगा तो एटमॉस्फेरिक जो एयर है वो किधर की तरफ भागेगा, लंग्स की तरफ भागेगा। अब एक दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे प्रेशर किसका कम है, लंग्स का है या एटमॉस्फेयर का है? मैम एटमॉस्फेयर का। यहाँ प्रेशर कम किसका है? मैम लंग्स। लंग्स। बात मेरी समझ आ रही है? मैंने बोला, फिर से बोल रही हूँ, वापस रिपीट कर रही हूँ। मैंने बोला जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरेटिवली आपके लंग का प्रेशर कम होता है तब एटमॉस्फेयर से जो एयर है, ऑक्सीजन है, आपके लंग्स के अंदर की तरफ भागता है। समझ आया? अब ठीक है, तो हम इसको हाँ। दूसरे लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं, देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यस और नो? कम है तो नेगेटिव बोलेंगे, पॉजिटिव थोड़ी बोलेंगे हम इसको। बात समझ रहे हैं? तो आगे हाँ। हम लोग इसके लिए स्टेटमेंट लिखेंगे, दैट इज, जो दूसरी भाषा में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वो ये है, देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर, देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर in the lungs, in the lungs with respect to with respect to एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल? इसमें कोई डाउट किसी को? कितना आसान हाँ। है ना, बिल्कुल सिंप्लीफाइड, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मैंने कर दिया। अब इससे कोई 50 तरीके से जैसे आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता है पूछता रहे, आपको कोई मतलब नहीं है। अभी तुरंत मैं अगर एक्सपीडिशन करूँ ना, मैं इसको उल्टा कर दूंगी। उल्टा बोलने का क्या मतलब है? अब एक्सपीरेशन अगर होना होगा तो क्या होगा, ये जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा। मैं ये सिंबल घुमा दूंगी बस, ठीक है। फिर बोलने का क्या मतलब हुआ, अब लंग है बेचारा, आपकी बॉडी का पार्ट है, तो हमने लिख दिया कि नेगेटिव प्रेशर है लंग के अंदर। बाहर एटमॉस्फेयर में क्या लिखना है? तो बोलने का ये मतलब हुआ कि कुल मिला के यहाँ पे बात ये है कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या है, वहाँ पे ज्यादा होगा इन द केस ऑफ एक्सपीरेशन, ठीक है। और क्या होना है, कब कौन राइज करेगा, कब कौन डाउन होगा, कब कौन फ्लैटेंड होगा, ये सब मैंने आपको लिखवा रखा है अभी अभी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पूरा पार्ट है इसी को मैं एक्सप्रेशन बनाने जा रही हूँ। पहले तो इसको अगर आपने बिल्कुल ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन से लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं आगे बढ़ूंगी। डन मैम। चलिए, अब हमें क्या करना है, इसको एक्सपीरेशन बनाना है। अगर एक्सपीरेशन बनाना है तो कॉमन सेंस है कि हमें करना कुछ नहीं है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को ज़्यादा कर देना है। किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ, इसको जब ज़्यादा करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली लीड करेगा किस चीज़ को, और यहाँ पे लंग्स के अंदर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्रेशर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से एक्सपीरेशन होगा। क्या होगा? एक्सपीरेशन होगा। अब आगे आप अपना बैठे बैठे बनाते रहिए। बोलने का क्या मतलब है कि मैंने जो ये आपको यहाँ टेबल बताया ना, तो पहले आपको एग्जाम में ये इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन स्टार्ट इससे करना है,
फिर आपको लिख लेना है इन केस ऑफ इंस्पिरेशन एयर ऑक्सीजन एंटर्स इनटू द लंग्स, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीजेज, रिब्स एंड स्टर्नम राइज देयर लेवल, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड। फिर एक्सपीरेशन में वो रिप्रेजेंटेशन लिख के फिर आपको ये सब लिखना है। मेरी बात समझ आई? ठीक है। मसल्स जो है वो एक्सपीरेशन जब होगा, ठीक है, तो क्योंकि वहां पे एयर आउट हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स भी डिक्रीज होगा, रिब्स और स्टर्नम भी यहाँ पे अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। ये सब कुछ आप बस कितना लेक्चर आपको इसके रिगार्डिंग सुनने को देखने को मिलेगा, बस सब कुछ है वो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन से आपको जो है वो क्लियर कर दिया। और दूसरी बात, ये सारा गेम और सारी चीजें आप इसलिए पढ़ पा रहे हैं क्योंकि आपने एक एयर टाइट चैम्बर बना के रखा हुआ है। और दूसरी बात ये है कि हम अपने रेस्पिरेशन के केस में इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के रेट को जो है मतलब थोड़ा सा, बहुत ज्यादा भी नहीं, ऑल्टर कर सकते हैं। बोलने का क्या मतलब है कि अगर आप हेल्दी ह्यूमन की बात करें, नॉर्मली अभी आप मेरे से बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आप 1 मिनट के अंदर 12 से 16 बार, 12 से 16 टाइम्स ब्रीदिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप भागने लगे, दौड़ने लगे, एक्सरसाइज करने लगे, तब भी यही रहेगा क्या? ब्रीदिंग रेट इंक्रीज करे इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर आप, जैसे लोग बहुत पावरफुल योगा करते हैं, वो पता है उसका एम क्या है, वो करते क्यों हैं? कहते हैं भाई ये करो तो अनुलोम विलोम करो तो कपालभाति करो, बहुत सारा आपको योगा सिखाया जाता है। उसका सिर्फ एक ही एम है कि आपको ये इंश्योर करना है कि आपके बॉडी के हर एक पार्ट को एनी हाउ ऑक्सीजन मिले। क्योंकि आपके एक एक बॉडी का जो पार्ट है, एक एक सेल है, जैसे मैंने डे 1 जब आपको स्टार्ट कराया था तो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आप अपने हाथ के किसी पार्ट में अगर टाइट रबर बैंड लगा ले तो क्या होता है, तो आपने आंसर किया था। आपने बोला ब्लैक हो जाएगा, किसी बच्चे ने बोला कि वहाँ निशान पड़ जाएगा, किसी बच्चे ने बोला ब्लड नहीं जाएगा। तो रीज़न ये है कि वहाँ पे ऑक्सीजन को जाने की जो फैसिलिटी है वो आपने बंद कर दी है। तो जब आप बहुत तेजी से, फोर्सफुल की बात कर रही हूँ ना, बिल्कुल पूरा जोर और दम लगा के, जब आप एक्सपीरेशन या इंस्पिरेशन करते हैं ना, तो करके देख लीजिए। भी आप बैठे हैं, तेजी से कोई भी योगा कीजिए, मतलब कुछ भी आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके देखिए, आप नोटिस करेंगे कि उसमें एब्डोमेन के भी मसल्स हिस्सा ले रहे हैं, एब्डोमेन के भी मसल्स आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या नहीं? एब्डोमिनल जो मसल्स है वो भी उसमें पार्टिसिपेट करने का काम करते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग लिख के और इसको, इस टॉपिक को टर्मिनेट करते हैं इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के टॉपिक। जनरल नॉलेज की बातें हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बायो वाले को ही जानना है, ये हर किसी को जानना चाहिए। ठीक है, तो आगे लिख लीजिए इसमें, ह्यूमंस हैव एबिलिटी टू इंक्रीज the strength of inspiration and expiration with the help of, जो मैंने बोला इसमें आपके एब्डोमिनल मसल्स जो हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एब्डोमिनल मसल्स। एडिशनल आप इसमें लगा भी सकते हैं, एडिशनल तो हो ही गया, क्योंकि कभी आपने किसी को बोलते हुए नहीं सुना होगा कि ये क्या है, पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, एडिशनल एब्डोमिनल मसल्स। breathing rate of नॉर्मल ह्यूमन, ये हो जाएगा
12 to 16 times per minute. अब अगर आपको ना मतलब किसी पर्सन को, किसी बंदे को रेस्पिरेशन रिलेटेड कोई बीमारी है, कोई डिजीज है, कोई डिसऑर्डर है, ठीक है, तो इसका डायग्नोस्टिक किससे किया जाता है या क्लिनिकल असेसमेंट किससे किया जाता है, उसको हम लोग पायरोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसको? पायरोमीटर फॉर क्लिनिकल असेसमेंट। लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं पायरोमीटर। ऐसा दिखता है ये। आप अगर आपने कभी टेस्ट किया हो या आपने अगर कभी यूज़ किया हो तो आपको पता होगा, लेकिन नहीं पता तो आप देख लीजिए। ऐसे जो पायरोमीटर है उसका यूज़ करते हैं। देखिए ऐसे इस तरीके से ये जो है स्पाइरोमीटर वर्क करता है। ये डायग्राम है और ये तो भाई नॉर्मल ये फोटो है। ये है आपका स्पाइरोमीटर। ये आप शॉपिंग वेबसाइट्स वगैरह पे देखेंगे ना, वहाँ भी दिख जाएगा आपको। ये स्पाइरोमीटर भी दिखता भी है ऐसा। अब ये वाला जो पार्ट है, ये जो आपको ये वाला जो हिस्सा है, ये आपको दिख रहा है। ये जो अच्छा, ये इसके नोज पे क्लिप क्यों लगाया गया है कि ताकि उस टाइम तक के लिए, कुछ समय के लिए, जो ये पूरा का पूरा इसका प्रोसेस है वो किस में रिकॉर्ड हो, सिर्फ जो रेट है। तो जैसे ये सांस लेगा तो इसको ऐसे माउथ में लगा के और नॉर्मल जो इंस्पिरेशन है और एक्सपिरेशन जो है वो नॉर्मल वैसे ही एज इट इज को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो परफॉर्म करने के बाद फिर ये जो भी यहाँ पे नोट करता है वो ग्राफ के फॉर्म में यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, और ये देखिए फॉर्मेट है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दिख भी रहा है। ये भी लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, तो ये स्पाइरोमीटर, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इंस्ट्रूमेंट जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये स्पाइरोमीटर है। क्या है ये तो डायरेक्ट इसका इमेज ही है और ये यहाँ पे किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है ये भी आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। बस आपको याद इतना रखना है कि अगर रेस्पिरेशन से रिलेटेड किसी डिजीज डिसऑर्डर का आपको डायग्नोस्टिक करना है तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं? स्पाइरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं? स्पाइरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। याद रहेगा? ठीक है, क्लियर है बिल्कुल? चलिए कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस लिख रही हूँ, लेकिन हाँ मैं बस क्वेश्चन लिख रही हूँ, आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं बता देती हूँ क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द नेम ऑफ स्पेस बिटवीन टू प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर करेंगे उधर से, फ्यूरल क्या हो कैविटी। जाएगा? सर फ्यूरल कैविटी। ठीक है, what is the significance of pleural fluid? अब क्या हो जाएगा? It decreases It friction. reduces the friction. हाँ, mention the site of
गैसियस एक्सचेंज। अब क्या हो जाएगा? एल्वियोलाई। एल्वुलर मेम्ब्रेन। मैम एल्वुलर मेम्ब्रेन होगा ना? अब ठीक है, एल्वियोलाई भी लिख सकते हैं, एल्वियोलर मेम्ब्रेन भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट लिखिए, ओके। which part is present in the dorsal position of lungs? क्या होगा? वर्टिब्रल कॉलम। vertebral column, आपके वेरी गुड। नेम द चेस्ट बोन which joins ribs ventrally। अब क्या होगा? स्टर्नम। बहुत अच्छा कुछ। हाँ, ये हो गया 5 लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, differentiate between inspiration and expiration। टेबल बना लेंगे, डिफरेंस कभी भी विदाउट टेबल नहीं करते हैं। रिप्रेजेंट, बस सिर्फ टेबल बनाएंगे और इसमें डायग्राम कर लेंगे। इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। नेक्स्ट यहाँ पे लिखिए, in which cavity of body lungs are present। अब क्या होगा? थोरेसिक कैविटी। थोड़ा से राइट। स्टेप्स जो मैंने लिखवाया है आपको, स्टेप्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, एज इट इज उसको याद करके लिख देना है। क्वेश्चन लिखिए, what do you understand? ये एक ही क्वेश्चन लिखिए, मेंशन पोजिशनिंग ऑफ लंग्स। इस क्वेश्चन में क्या लिखना है? अपर, अपर में तो खैर वो ट्रैकिया ही है, लोअर साइड में डायफ्राम है, फ्रंट में स्टर्नम है, बैक में वर्टिब्रल कॉलम है, और लेटरली क्या है आपका? लेटरली क्या प्रेजेंट है? रिब्स है। यही लिखना है इसमें, ठीक है? तो सारे क्वेश्चन का आंसर आपको पता है? किसी क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को? क्लियर है हाँ बिल्कुल? मैम, चलिए लीव यस करूं मैं? मैम, थैंक यू मैम, गुड नाइट मैम। वेलकम, गुड नाइट।